नमस्कार साथियों, आप सभी का एडीजी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने एलडीसी सामान्य विज्ञान की क्लासेस शुरू है, उसके अंदर हमने कल अपने लाइट जो चैप्टर है वो शुरू किया था। तो उसके अंदर हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में, परावर्तन के बारे में पढ़ दिया था। और आज की क्लास में हमने पढ़ेंगे अपना बीच में एक टॉपिक रखता है, जैसे दीप्त पिंड के अंदर पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है। कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कि जिनके आर पार देखा जा सकता है और कैसे देखा जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि स्पष्ट देख सकते हैं। कैसे स्पष्ट देखा जा सकता है, तो ऐसे माध्यम को अपने पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण में अपने आएगा जल, क्योंकि जल के अपने आर पार देख सकते हैं। लेंस, लेंस के आर पार भी देखा जा सकता है। और हवा, तो अपने जल, लेंस और हवा, ये सारे किसके उदाहरण होंगे? अपने पारदर्शी के उदाहरण होंगे। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि पारदर्शी के बाद में आता है अपारदर्शी। कि अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? अपारदर्शी कि ऐसे वस्तुएं जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता उनको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कि जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है, देखा ही नहीं जा सकता, स्पष्ट भी और धुंधला भी, बिल्कुल भी अपने देख नहीं सकते, उनको अपने क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें कि उदाहरण स्वरूप दीवार, लकड़ी, लोहा, इनके अपने आर पार देखा नहीं जा सकता, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? अपारदर्शी वस्तुओं के अंदर आएंगे। और एक और इसका उदाहरण होता है, वो अपनी बात करें तो वो होता है पारभासी। कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार कि अपने जो स्पष्ट को नहीं देख सकते, लेकिन धुंधला देखा जा सकता है। धुंधला देखा जा सकता है, तो उसको अपने क्या किस श्रेणी में रखते हैं? पारभासी के अंदर रखा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अपने बात करें कि चिकनाई, चिकनाई में कोई भी तेल या घी आ सकता है, तो चिकनाई लगा हुआ कागज। कि चिकनाई लगा हुआ कागज वो किसके अंदर आएगा? पारभासी के अंदर आएगा। और दूसरे अपने बात करें कि जैसे कोई भी पर्दा होता है, तो पर्दा भी किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? पारभासी के अंदर आता है। तो पारदर्शी जिनके आर पार अपने स्पष्ट देख सकते हैं, देखा जा सकता है, जैसे जल, लेंस और हवा। अपारदर्शी में क्या होगा? कि जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है, कि स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो अपने क्या होगा? उदाहरण जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा। और पारभासी में क्या होगा? जिनके आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते लेकिन धुंधला देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चिकनाई लगा हुआ कागज, और ये कोई भी पर्दा होगा। आपने मुख्य रूप से दो शब्दों का नाम तो सुना ही होगा, कौन कौन से?
कि जैसे हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, आज क्या है, चंद्र ग्रहण, कि चंद्र ग्रहण या चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, कि इसमें जो पृथ्वी होती है वो सूर्य व चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, कि वो सूर्य के प्रकाश को रोक देता है और चंद्रमा पर क्या पड़ती है, पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोला जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा किस तिथि को पड़ता है, तो हम वैसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण अगर पड़ेगा तो कब पड़ता है, पूर्णिमा के दिन। इसके बाद में जो अगला है वो है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाता है तो इस कंडीशन को अपने सूर्य ग्रहण बोला जाता है। देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आएगा, चंद्रमा, तो सूर्य का प्रकाश कहां पे पड़ेगा, चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा की छाया कहां पे पड़ेगी, पृथ्वी के ऊपर, तो उस भाग में हमें काला दिखाई देगा और हमें दिखाई नहीं देता, तो वो स्थिति कौन सी होती है, सूर्य ग्रहण। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन पड़ता है। देखो, ये पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, हर पूर्णिमा व अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो वह क्या संभव नहीं है, संभव नहीं, कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक आपको पूर्णिमा के दिन में वो चंद्र ग्रहण होगा और अमावस्या के दिन क्या होगा, अपने कहेंगे कि अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे पता है कि अपने 15-15 दिन का टाइम होता है, अमावस्या, अमावस्या के बाद में क्या आती है, शुक्ल पक्ष आता है, और पूर्णिमा के बाद में क्या आता है, कृष्ण पक्ष आता है, ठीक है। तो ये शुक्ल पक्ष भी कितने दिन का होता है, 15 दिन का, और 15 ही दिन का अपने किसको मानते हैं, पूर्णिमा को, कृष्ण पक्ष को माना जाता है। इसके बाद में जो अपना दया पक्ष होगा वो है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, संपत्ति दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले उसके अंदर एक शब्द आया था, दर्पण। दर्पण क्या होता है, कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सिद्धांत आपका हो जाएगा परावर्तन, कि दर्पण है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि दर्पण के आर पार नहीं देखा जा सकता, कि दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है, प्रकाश की किरण वापस लौट के आती है, तो एक साइड में हमें क्या करनी होती है, पॉलिश करनी होती है। एक साइड में क्या करेंगे, अपने पॉलिश करेंगे, और तो कि दर्पण पर पॉलिश की जाती है ताकि प्रकाश की किरण उसमें से होकर बाहर ना निकले। और किन पदार्थों की जाती है, तो पॉलिश है वो चांदी,
चांदी को अपने लिखते हैं AG से और कॉमा 12 यानी HG की पॉलिश की जाती है। तो एक बार आप इतने को लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दर्पण को हमने कह दिया कि ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसके एक साइड में पॉलिश होती है और वो पॉलिश हम किस धातु की करते हैं, एक तो होगा चांदी और दूसरा कौन सा होगा, ताला धातु होगी। कि दर्पण के अगर अपने प्रकार देखने हैं कि दर्पण के प्रकार, तो वो प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं दर्पण के। कौन कौन से होंगे? एक तो हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में, और दूसरा हमने देखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में। तो हमारा समतल दर्पण तो हमने कल कर लिया था कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अगर वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। अब आप 2 नंबर हेडिंग डाल दोगे, कौन सा? गोलीय दर्पण। कोई हमारे पास में कांच का गोला है, कांच का गोला, और जिसके एक बार अपने उभरे हुए भाग पर और एक बार उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार के एक बार उसके उभरे भाग पर और एक बार उसके दबे हुए भाग पर क्या कर दी जाए? पॉलिश। और पॉलिश हम किसकी करेंगे? चांदी और पारा की पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार बड़े दर्पण को अपने क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोला जाता है। गोलीय दर्पण। जैसे मेरे पास कांच का ये क्या है? टुकड़ा गोला है, इसको बीच में से मैंने काटा और काट कर एक बार तो उसके उभरे हुए भाग, मतलब बाहर की तरफ जो निकला हुआ होता है, और एक बार उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दे तो इस प्रकार के दर्पण को हमने क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। कौन कौन से होंगे? तो अपने ए नंबर बात करें वो होगा अवतल दर्पण, और 2 नंबर पे देखें बी नंबर पे क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डालेंगे किसकी? अवतल दर्पण। देखो इनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि एक बार उसके उभरे और दबे हुए भाग पर पॉलिश करें तो वो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? 2, क्योंकि इनमें आपसे परिभाषा तो लिखवाने से रहा, लेकिन इनके बारे में ये होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार होते हैं, कि अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि इसकी परावर्तक कि यहाँ पर प्रकाश आपतित होगा
परावर्तक सतह कहां पे होती है कि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है, जिस जगह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश टकराता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और वो होगी अंदर की ओर, अंदर की ओर। सब प्रकाश है वो अंदर की ओर टकराएगा तो हम पॉलिश कहां पे करेंगे, बाहर की ओर। जैसे ये देखो, ये जो परावर्तक सतह है वो मैंने अंदर की तरफ बनाई और बाहर की तरफ क्या होगी, इसके अंदर पॉलिश पॉलिश कर दी। तो ये जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा, हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण। और ये वाली जो सतह होगी इसको अपने क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। कौन सी सतह होगी, परावर्तक सतह। अवतल दर्पण को अपने अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारित, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो यही बात अपने लिखेंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, कि अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है। जैसे हम इसका अगर चित्र बना के देखना चाहें तो ये तो मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसके बीचों बीच क्या होती है, एक लाइन होती है और ये इसका सेंटर होता है, इसको O लिखते हैं। और O को ही अपने क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। वो क्या होता है वो अपने आगे बढ़ेंगे। इस पर जब प्रकाश की किरण आती है ऐसे, तो परावर्तन के बाद परावर्तन क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण सतह से टकराए और टकराकर वापस लौट जाए, तो ये लौटकर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसलिए यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब जो इसका दूसरा प्रकार है वो है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। इसमें हमने कहा था कि परावर्तक सतह कहां पे होगी, अंदर की ओर। और इसमें क्या होगा कि परावर्तक सतह बाहर की ओर। इसकी जो परावर्तक सतह है वो कहां पे होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और उत्तल दर्पण को अपने अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। वो तो क्या कर रहा था, प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर रहा था, इसलिए इसे हमने अभिसारी दर्पण कहा। और यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है, और इसलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। जैसे मैंने ये बना दिया परावर्तक सतह बाहर की ओर, और अंदर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, ये दर्पण का क्या होगा, बीच वाला पॉइंट, और जिसे क्या बोलते हैं, दर्पण का
ध्रुव कहा जाता है। और इसके नीचे अपने क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये बीच में एक लाइन आई जिसको अपने मुख्य अक्ष बोलते हैं, और ये प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैला देगा इस तरीके से। जब इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती भी नजर आती है, लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता हुआ नजर आएगा, और इस कारण ही इसे हमने क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण को। अब अपने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं वो भी पढ़ेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित, या अपने ये कहते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्योंकि गोलीय दर्पण के दोनों भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। यहाँ पे आप परिभाषाओं को ढंग से समझ लेना, और फिर आपको कहीं पर भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ में भी यही सेम परिभाषाएं आती हैं, लेकिन इनके थोड़े चिन्ह वगैरह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे एक नंबर परिभाषा होगी वो क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक यहां पे लिख सकते हैं अपने, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, परिभाषा या परिभाषाएं। पहली जो परिभाषा है वो क्या है, दर्पण का द्वारक। कि परावर्तक पृष्ठ होता है, मान लेते हैं ये परावर्तक पृष्ठ है, और इसका ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा, व्यास हो जाएगा। इस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या बोला जाता है, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, आगे तो आप समझ रहे होंगे कि परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, क्योंकि बीच में होती है सर, केंद्र होता है, केंद्र होगा, केंद्र से इसकी परिधि की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। इसके बाद में 2 नंबर जो अपने परिभाषा आएगी वो है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को अपने O के द्वारा भी लिखते हैं, और कई बार इसको P के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर यानी ध्रुव। कोई भी परावर्तक पृष्ठ है कि इसके क्या हुआ, प्रकाश की किरण आपके तो ही परावर्तक पृष्ठ हमने अवतल के किया, चाहे आप उत्तल भी ले सकते हो। दोनों में अंतर क्या होगा कि जब अपने अवतल लेंगे तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होगा, जब उत्तल लेंगे तो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ होगा। इसके प्रकाश की किरण आपतित होगी। हमें पढ़ना है दर्पण का ध्रुव, तो ये परावर्तक पृष्ठ होता है इसका केंद्र, कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव P कहलाता है। तो इसकी भी सिंपल सी परिभाषा है कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक
पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव यानी कि कहलाता है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास होगा उसे द्वारक बोलेंगे और परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसे अपने दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। 3 नंबर पे वक्रता केंद्र। कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं और उसी केंद्र को अपने क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि गोलीय दर्पण का, इसमें अपने कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र यानी C कहा जाता है। अगली जो डेफिनेशन होगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको अपने बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग, गोले के भाग के केंद्र को अपने क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। तो देखो, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र, अपनों को इसे शॉर्ट के अंदर ही लिखना है। वक्रता केंद्र C व दर्पण का ध्रुव P के बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी होती है वही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद में 5 नंबर है मुख्य फोकस कि परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण का क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ, और उसका ये क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी होती है या बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, इसकी परिभाषा पे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कि दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
या तो मिलेगी और या इस तरीके से मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहते हैं। तो ये क्या होगा, एफ होगा दर्पण का मुख्य फोकस, और ये भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती है और उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप देखो मेरे साथ साथ में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का क्या बोलते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा वैसे तो आपको बता दी, प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। वक्रता केंद्र यानी सी व दर्पण के ध्रुव ई से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, अपने मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटे एफ के द्वारा लिखा जाता है, स्मॉल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी, कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हो कि मुख्य फोकस कैपिटल एफ व मुख्य फोकस कैपिटल एफ व दर्पण के ध्रुव यानी पी के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
इसके बाद में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है जिसमें कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर, और फोकस दूरी, और फोकस दूरी को अपने स्मॉल एफ में संबंध क्या होता है, संबंध का सूत्र लिखो। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध, इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो संबंध क्या होगा कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की यानी फोकस दूरी हुई एफ की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर 2 फोकस दूरी को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, वक्रता त्रिज्या बन जाती है। या अपने ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अपने पेपरों में अक्सर देखने को मिलता है और इससे संबंधित सवाल भी होते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एफ दोनों में से एक का मान दिया जाएगा और दूसरे का मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और एबीपी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको